Hello everyone, hope you all are doing great. Welcome to today's session. In this session, we are going to deal with question answer of the chapter The Last Lesson. So, let's get started. First question is what was France expected to be prepared with for school that day? उस दिन फ्रांस किस तैयारी के साथ स्कूल जाने के लिए एक्सपेक्टेड था? मीन्स उस दिन फ्रांस को किस तैयारी के साथ जाना था स्कूल? ठीक है, आंसर देखते हैं. फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स ऑन दैट डे. उस दिन फ्रांस पार्टिसिपल लेसन की तैयारी के साथ स्कूल जाने के लिए एक्सपेक्टेड था. मीन्स उसको पार्टिसिपल के लेसन को तैयार करके स्कूल जाना था, क्योंकि उसके टीचर एम हैमिल ने एक दिन पहले ही कहा था कि बच्चों से, स्टूडेंट से, कि वो अगले दिन पार्टिसिपल का टेस्ट लेंगे. ठीक है, तो इस तैयारी के साथ उसको उस दिन स्कूल जाना था. हिज टीचर एम हैमिल हैड सेड दैट, उसके टीचर एम हैमिल ने कहा था दैट ही वुड आस्क द स्टूडेंट क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल दैट डे, कि वह उस दिन पार्टिसिपल्स के टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करेंगे बच्चों से. ठीक है, स्टूडेंट से. बट फ्रांस हैड नॉट प्रिपेयर्ड द लेसन, लेकिन फ्रांस ने अपना लेसन तैयार नहीं किया था. ही एक्सपेक्टेड, उसे उम्मीद थी दैट हिज टीचर वुड स्कॉल्ड हिम, कि उसके जो टीचर एम हैमिल हैं वो उसे डांटेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे? उस दिन फ्रांस ने क्या नोटिस किया जो कि स्कूल के बारे में अनयूजुअल था, स्ट्रेंज था, अलग था? आंसर, दैट डे फ्रांस नोटिस, उस दिन फ्रांस ने नोटिस किया द एब्सेंस ऑफ द रूटीन कमोशन. ठीक है, उस दिन फ्रांस ने, कमोशन मीन्स शोर, ठीक है, लाउड नॉइज. ठीक है, तो उस दिन फ्रांस ने जो रूटीन कमोशन था, मीन्स जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ से स्कूल के बाहर जो सड़क होती थी वहाँ पर भी अगर कोई खड़ा हो तो नॉर्मली स्कूल से बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ें आती थी. ठीक है, तो उस दिन वो सब कुछ एब्सेंट था. और जो आवाज़ें आती थी, कौन कौन सी आवाज़ें आती थी, आइए देखते हैं. कॉज्ड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क. ठीक है, डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़ें आती थी, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते थे तो स्कूल पहुंचते ही क्लास में अपने सिटिंग अरेंजमेंट को देखते थे और उससे अपनी डेस्क को खोलते थे, बंद करते थे, तो इससे आवाज़ें आती थी. ठीक है, और दूसरी आवाज़ कौन सी आती थी? रिपीटिंग ऑफ लेसन इन यूनिसन. यूनिसन मीन्स एट द सेम टाइम. बच्चे जब एक साथ अपना लेसन रिपीट कर रहे होते थे तो उसकी भी बहुत तेज तेज आवाज़ें आती थी. एंड रैपिंग ऑफ द टीचर्स रूलर ऑन द टेबल, और जो टीचर का रूलर होता था वो टेबल पर लगातार हिट कर रहा होता था तो उसकी भी आवाज़ होती थी. ठीक है, तो ये तीनों तरीके की आवाज़ रूटीन कमोशन था स्कूल का, लेकिन उस दिन वो सब कुछ एब्सेंट था, मिस था. ठीक है, The usual hustle bustle was replaced by a strange stillness. जो नॉर्मली हजल बजल मीन्स जो शोर होता था, अ लाउड नॉइज क्रिएटेड बाय मैनी पीपल. ठीक है, ये सब शोर जो होता था वो रिप्लेस्ड हो गया था अब एक अलग तरीके की शांति से. मतलब एक अलग तरीके की शांति थी उस दिन स्कूल में. ठीक है, तो वो सब कुछ रिप्लेस था. दैट वॉज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्कूल ऑन अ संडे मॉर्निंग. और ऐसा स्कूल कब होता था? जब संडे की छुट्टी होती थी. मीन्स संडे मॉर्निंग में इस तरीके की शांति होती थी. तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक मीन्स विशेषता थी स्कूल की संडे मॉर्निंग वाले दिन. ही ऑल्सो नोटिस, उसने ये भी नोटिस किया दैट हिज टीचर एम हैमिल वॉज ड्रेस्ड इन ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड अ ब्लैक कैप. और उसने ये भी नोटिस किया कि जो उसके एम हैमिल हैं, जो उसके टीचर हैं, वो ड्रेस्ड हैं इन ग्रीन कोट. उन्होंने हरे रंग का कोट पहना हुआ है, फ्रिल वाली शर्ट पहनी है और ब्लैक कैप पहनी है. ही यूज टू वेयर दिस फॉर्मल ड्रेस ओनली ऑन स्पेशल डेज. और ये ड्रेस वो कभी नहीं पहनते थे सिवाय कौन कौन से दिनों में पहनते थे? कुछ स्पेशल दिन पर ही ये ड्रेस वो वेयर करते थे. ठीक है, और वो स्पेशल दिन कौन कौन से थे? इंस्पेक्शन वाले दिन, ठीक है, या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन. ठीक है, तो उस दिन एम हैमिल ने क्या पहना था? इस तरीके की ड्रेस पहनी थी जो कि वो वैसे नॉर्मली कभी नहीं पहनते थे. नॉर्मली वो स्पेशल डेज वाले दिन ही ये ड्रेस को वेयर करते थे. ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था? और व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड न्यूज़
that caused a change in the school that day. बुलेटिन बोर्ड पर क्या न्यूज़ थी जिसके कारण उस दिन स्कूल में बदलाव आए. ठीक है, तो स्कूल में उस दिन जो चेंजेस हुए, तो वो क्या न्यूज़ थी बुलेटिन बोर्ड पर जिसकी वजह से वो चेंजेस आए. ठीक है, आंसर देखते हैं. सिंस द लास्ट 2 years, द बुलेटिन बोर्ड हैड न्यूज़ ऑफ लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स. पिछले 2 सालों से फ्रांस के जो सिटीजन हैं, जो पब्लिक है, उनको जो भी बुरी खबरें मिली वो कैसे मिली थी, बुलेटिन बोर्ड पर ही लगी हुई मिली थी. ठीक है, तो बुलेटिन बोर्ड से ही उनको न्यूज़ मिलती थी. और किस तरीके की न्यूज़ मिली पिछले 2 सालों से, जैसे कि फ्रेंको प्रशियन वॉर में फ्रांस का हारना, लॉस बैटल्स. ठीक है, कोई भी ड्राफ्ट या ऑर्डर्स आते थे कमांडिंग ऑफिसर से, तो वो सारी न्यूज़, ठीक है, वो बुलेटिन बोर्ड पर ही लगाई जाती थी. ठीक है, ऑन दैट डे, और उस दिन, एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन. बर्लिन से एक ऑर्डर आ चुका था टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सैस एंड लॉरेन, कि अब से अल्सैस एंड लॉरेन के जो भी स्कूल्स हैं वहाँ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी और उनकी फ्रेंच लैंग्वेज अब से नहीं पढ़ाई जाएगी. तो ये जो ऑर्डर आया था ना बर्लिन से, ये भी बुलेटिन बोर्ड पर ही लगाया गया था. तो द जर्मन हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और जर्मन्स ने ही लगाया था बुलेटिन बोर्ड पर ये नोटिस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे. बर्लिन से जब ऑर्डर आया कि अब से अल्सैस एंड लॉरेन स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, तो ये जो ऑर्डर आया था, इस ऑर्डर की वजह से उस दिन स्कूल में क्या चेंजेस हुए. ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में. तो आइए आंसर देखते हैं. द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट ऑल द रूटीन हसल बसल ऑफ द स्कूल लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल. बर्लिन से जो ऑर्डर आया, इस ऑर्डर की वजह से पहला चेंज स्कूल में ये हुआ कि स्कूल में जो रूटीन हजल बजल सुनाई देता था या रूटीन शोर सुनाई देता था, वो अब रिप्लेस हो गया था स्टिलनेस से, शांति से. ठीक है, तो अब स्कूल कैसा हो गया था, एकदम शांत हो गया था. द टीचर एम हैमिल वॉज ड्रेस्ड इन हिज ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट एंड अ ब्लैक सिल्क कैप. और जो टीचर एम हैमिल थे वो भी कुछ अलग ड्रेस में थे. ठीक है, उनकी ड्रेस भी कुछ चेंज थी. क्या पहना हुआ था उन्होंने, उन्होंने ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट और एक ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई थी. ही यूज टू वेयर दिस फॉर्मल ड्रेस ओनली ऑन स्पेशल डेज. और ये ड्रेस वो स्पेशल डेज पर ही पहना करते थे. ठीक है, तो ये उनकी संडे क्लॉथ थे ना, तो वो कुछ स्पेशल डेज यानी इंस्पेक्शन वाले दिनों में या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन पर ही पहना करते थे. ही बिकेम मोर सिंपैथेटिक टू हिज स्टूडेंट. और वो अपने स्टूडेंट्स के प्रति भी दयालु हो गए थे. सिंपैथेटिक मीन्स दयालु होना या फिर हमदर्दी महसूस करना. ठीक है, तो वो अब स्टूडेंट्स के प्रति बहुत हमदर्दी महसूस कर रहे थे और बहुत दयालु हो गए थे. एंड टॉट हिज लेसन विद मोर पेशेंस. और उन्होंने उस दिन अपना लास्ट फ्रेंच लेसन बहुत पेशेंस के साथ पढ़ाया. ठीक है, क्योंकि ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था और वो चाहते थे कि अपना सारा ज्ञान एक ही बार में वो जितना दे सकें उतना दे जाएं. ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ाना चाहते थे, उस दिन सिखाना चाहते थे. ठीक है, स्टूडेंट्स बिकेम मोर अटेंटिव इन देयर क्लासेस. स्टूडेंट अपनी क्लासेस में ज़्यादा ही अटेंटिव हो गए थे, क्योंकि उनको पता चला कि उनका लास्ट लेसन है और वो आगे फ्रेंच लेसन को कभी नहीं सीख पाएंगे. तो उस दिन उन्होंने अपने लास्ट लेसन को बहुत ध्यान से सुना और बहुत ध्यान से समझा. द विलेजर्स हु वर सिटिंग एट द यूजुअली एम्प्टी बैक बेंचेस. और उस दिन क्लास में विलेजर्स भी आए हुए थे, विलेज के कुछ एजेड लोग भी आए हुए थे, जो कि कहाँ बैठे हुए थे, क्लास में पीछे बैक बेंचेस जो कि हमेशा खाली रहती थी, उन बैक बेंचेस पर विलेजर्स बैठे हुए थे. हैड कम टू शो देयर रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू एम हैमिल. और वो एम हैमिल को रिस्पेक्ट शो करने के लिए और उनको थैंक्स करने के लिए उस दिन क्लास में आए थे. रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल. और उनको एक पछतावा भी था कि वो कभी स्कूल नहीं जा पाए, उन्होंने अपनी ही लैंग्वेज को नहीं सीखा, तो इसलिए उनको बहुत पछतावा भी था. Order also brought a great change in the feelings of the people towards their country and their native language. ये ऑर्डर लोगों की उनके देश के प्रति और उनकी मातृभाषा के प्रति जो फीलिंग्स थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव लाया. मीन्स अब लोग अपने देश और अपनी मातृभाषा की इम्पोर्टेंस समझने लगे.
There was a general sadness about not being able to utilize the opportunities of learning French when it was easily accessible. अब सबके दिलों में एक उदासी थी, एक रिग्रेशन था कि उन्होंने अपनी ही फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने के जितने अवसर मिले उनको कभी यूटिलाइज ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो एक रिग्रेशन था कि अपनी लैंग्वेज को सीखने के सारे मौके जो भी उनको मिले वो कभी यूज़ ही नहीं कर पाए उनको। व्हेन इट वॉज ईजिली एक्सेसिबल, जबकि वो ईजिली एक्सेस कर सकते थे, ईजिली उस लैंग्वेज को सीख सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सारे मौके गंवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हैमिल एंड स्कूल चेंज? एम हैमिल एंड स्कूल में जो चेंजेस हुए उसके बारे में फ्रेंड्स की कैसी फीलिंग थी, फ्रेंड्स क्या फील कर रहा था? आंसर, फ्रेंड्स वॉज शॉक्ड, फ्रेंड्स शॉक्ड था। When एम हैमिल टोल्ड द स्टूडेंट, जब एम हैमिल ने स्टूडेंट्स को बताया अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आए उस ऑर्डर के बारे में जब एम हैमिल ने स्टूडेंट्स को बताया, एंड दैट इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और साथ ही ये भी बताया कि आज उनका फ्रेंच का लास्ट लेसन है। ही फॉरगॉट अबाउट हिज टीचर्स रूलर एंड क्रैंकीनेस, क्रैंकीनेस मीन्स रूड बिहेवियर या फिर गुस्से वाला स्वभाव। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स ये सुनकर भूल गया टीचर के उस डरावने डंडे को और उनके गुस्से वाले स्वभाव को भी भूल गया। ही डेवलप्ड अ फॉन्डनेस फॉर एम हैमिल एट द ट्रबलिंग आइडिया ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिम फॉर एवर, उनसे हमेशा के लिए दूर चले जाने वाले उस तब ट्रबलिंग आइडिया मीन्स परेशान करने वाले विचार को सोचकर अब वो एम हैमिल को पसंद करने लगा। मीन्स जब फ्रेंड्स ने सोचा कि अब एम हैमिल उससे हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे, तो अब वो अचानक से उनको पसंद करने लगा। ठीक है, ही अंडरस्टूड द पेन एंड एगनी हिज टीचर वॉज अंडरगोइंग, वो अब उस दर्द को, पेन को, दर्द को, एगनी मीन्स कष्ट, ठीक है, उस दर्द और कष्ट को समझा जिस दर्द और कष्ट से उसके टीचर गुजर रहे थे। ठीक है, ही बिकेम मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिज टीचर, वो अपने टीचर के प्रति बहुत सिंपैथेटिक हो गया, मीन्स अब वो उनके प्रति बहुत हमदर्दी महसूस करने लगा। हिज बुक्स सीम्ड ओल्ड फ्रेंड्स, उसकी बुक्स जो उसे पहले बर्डन लगती थी अब वो उसे उसकी पुरानी दोस्त लगने लगी। होम ही कुडंट गिव अप, जिन्हें अब वो नहीं छोड़ सकता था। ही रियलाइज्ड विद पेन, उसने बहुत दर्द के साथ महसूस किया हाउ मच फ्रेंच मीन टू हिम, कि फ्रेंच लैंग्वेज उसके लिए कितनी मायने रखती थी। एंड रिग्रेटेड नॉट बीइंग अटेंटिव इन हिज क्लास, और अपनी क्लास में अटेंटिव न होने के लिए भी उसे पछतावा हुआ। सडनली ही फेल्ट that the difficult concept had never actually been difficult, सडनली अचानक से उसे महसूस हुआ कि जिस डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को वो समझता था कि डिफ़िकल्ट है, एक्चुअल में वो कभी डिफ़िकल्ट था ही नहीं। मीन्स उसे लगता था कि फ्रेंच लैंग्वेज सीखना बहुत डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन वास्तव में वो डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि जब उसे पता चला कि उसका लास्ट लेसन है तो उसने बहुत ही ध्यान से उस लेसन को समझा और उसे समझ में भी आ गया। तो मीन्स वो कभी भी अटेंटिव होकर क्लास में नहीं रहता था, इसलिए उसे कुछ समझ ही नहीं आता था और उसे लगता था कि वो डिफ़िकल्ट है सीखना, लेकिन एक्चुअल में वो डिफ़िकल्ट था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू दैम। इस स्टोरी में लोग सडनली अचानक से ये महसूस करते हैं कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए कितनी अनमोल है। What shows you this? ये आपको कैसे पता चलता है इस स्टोरी में? एंड वाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों होता है? आंसर देखते हैं। People of Alsace and Lorraine were shattered and shocked to read the order that came from Berlin. बर्लिन से जो ऑर्डर आया उसको पढ़ने के बाद एल्सास एंड लॉरेन के जो लोग थे वो परेशान थे और सदमे में थे। एज पर दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के मुताबिक क्या था ये ऑर्डर? फ्रेंच वुड नो मोर बी टॉट इन स्कूल्स, कि स्कूल्स में फ्रेंच लैंग्वेज अब से नहीं पढ़ाई जाएगी। ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट, और केवल जर्मन लैंग्वेज ही अब से पढ़ाई जानी थी। दिस ऑर्डर मेड देम रियलाइज, इस ऑर्डर ने उन लोगों को रियलाइज़ कराया वॉट दे वर गोइंग टू मिस, कि वो क्या मिस करने जा रहे थे, मीन्स वो क्या भूल रहे थे। द बेसिक राइट टू लर्न द मदर टंग वॉज टेकन अवे फ्रॉम दैम, उनका जो अधिकार था अपनी मातृभाषा को सीखने का अब वो उनसे छीन लिया गया था। ठीक है, मीन्स उनका जो अधिकार था ना मातृभाषा को सीखने का, अब वो अपनी मातृभाषा ही नहीं सीख सकेंगे। दिस एवोक्ड पैट्रियोटिज्म एंड लव फॉर मदर टंग इन दैम, इसी ने उनके अंदर देशभक्ति और अपनी मातृभाषा के प्रति प्यार की भावना पैदा की।
मीन्स जो ऑर्डर आया उसकी वजह से उन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि क्या इम्पोर्टेंस थी उनकी देश के प्रति और उनकी अपनी मातृभाषा के प्रति। ठीक है, तो उससे उनके अंदर एक पैट्रियोटिज्म मीन देशभक्ति की भावना और अपनी मदर टंग अपनी मातृभाषा के प्रति प्यार की भावना पैदा हुई। They were full of remorse and regretted that they had not given importance to their mother tongue earlier. और अब वो रिमोर्स मीन्स अफसोस और रिग्रेट मीन्स पछतावे के साथ भर गए थे कि उन्होंने क्यों पहले अपनी मदर टंग को इम्पोर्टेंस नहीं दी। ठीक है, तो अब उनको बहुत अफसोस और बहुत पछतावा हो रहा था। As a mark of respect to their mother tongue and the French teacher M. Hamel, अपनी मदर टंग और फ्रेंच टीचर एम हैमिल को रिस्पेक्ट शो करने के लिए द एमिनेंट पीपल ऑफ द विलेज केम टू अटेंड द लास्ट लेसन ऑफ एम हैमिल। विलेज के कुछ प्रसिद्ध लोग, एमिनेंट मीन्स प्रसिद्ध, ठीक है, कुछ फेमस, विलेज के कुछ फेमस लोग एम हैमिल के उस लास्ट लेसन को अटेंड करने के लिए आए थे। फ्रेंड्स हु नेवर लाइक टू लर्न द लैंग्वेज, फ्रेंड्स जिसे कभी भी अपनी लैंग्वेज को सीखना पसंद नहीं था, सडनली स्टार्टेड डेवलपिंग और लाइकिंग फॉर द लैंग्वेज एज वेल एज फॉर हिज टीचर। सडनली अचानक से वो अपनी लैंग्वेज और साथ ही साथ अपने टीचर एम हैमिल को पसंद करने लगा। ठीक है, जब उसे पता था कि एम हैमिल अब दूर चले जाएंगे और जब उसे पता लगा कि आज उसका फ्रेंच का लास्ट लेसन है, वो अब कभी अपनी लैंग्वेज को नहीं सीख पाएगा, तो सडनली वो उनको अपनी लैंग्वेज को और अपने टीचर को पसंद करने लगा। व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है? पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग वेरी ऑफन इन देयर लाइफ्स। लोग अक्सर किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में तब रियलाइज़ करते हैं जब इट इज़ लॉस्ट टू दैम, व्हेन इट इज़ लॉस्ट टू दैम, जब वो उन्हें खो देते हैं। मीन्स लोग अक्सर किसी चीज़ की वैल्यू तब समझते हैं जब वो उसे खो देते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से इट वॉज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, जब बर्लिन से ऑर्डर आया कि अब से वो अपनी ही लैंग्वेज नहीं सीख सकेंगे। ठीक है, अब से स्कूल्स में हर जगह पर जर्मन लैंग्वेज ही सिखाई जाएगी। तो जब ये ऑर्डर आया तब दैट मेड पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज फॉर देम। तब लोगों को अपनी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस समझ में आई, उनको रियलाइज़ हुआ कि उनकी मातृभाषा की क्या अहमियत थी उनकी लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन? फ्रेंड्स सोचता है कि अब क्या पिजन्स को भी मजबूर किया जाएगा कि वो जर्मन में गाएं? मीन्स उनको भी मजबूर किया जाएगा कि उनका नेचुरल जो साउंड है कू, उसको वो चेंज करके जर्मन में कू करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स की इस बात का क्या मतलब था? आंसर, लैंग्वेज इज इनहेरेंट टू कल्चर एंड आइडेंटिटी। इनहेरेंट मीन्स इनबॉर्न, कल्चर संस्कृति, आइडेंटिटी पहचान। लैंग्वेज कल्चर और आइडेंटिटी मीन संस्कृति और पहचान से इनबॉर्न है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक अवे वंस लैंग्वेज फ्रॉम पर्सन, किसी इंसान से उसकी अपनी ही लैंग्वेज छीन लेना इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। एज इट इज़ नेचुरल टू ईच बीइंग, क्योंकि ये किसी भी इंसान के पास नेचुरली ही आती है। मीन्स जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी अपनी मातृभाषा, उसकी अपनी लैंग्वेज भी उसके साथ ही जन्म ले लेती है। इट मे बी कू टू द पिजन और फ्रेंच टू द फ्रेंचमैन, ये चाहे पिजन का कू साउंड हो या फिर फ्रेंच लोगों के लिए फ्रेंच लैंग्वेज हो, ये नेचुरली ही उनके पास आती है। Authorities try to embed German language in the culture of Alsace and Lorraine. Authorities means जिनके हाथ में पावर होती है। यहाँ पे पावर किसके हाथ में थी? जर्मन्स के हाथ में। ठीक है, एम्बेड मीन्स किसी चीज़ को बहुत स्ट्रांगली फिक्स करना। जैसे यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज को बहुत स्ट्रांगली फिक्स किया गया ना, किसकी जगह पर? फ्रेंच लैंग्वेज की जगह पर। तो ऑथोरिटीज़ ट्राई करते हैं मीन्स कोशिश करते हैं जर्मन लैंग्वेज को स्ट्रांगली फिक्स करने की। कहाँ पर? इन द कल्चर ऑफ अल्सैस एंड लॉरेन। अल्सैस एंड लॉरेन के कल्चर में ऑथोरिटीज़ जर्मन लैंग्वेज को स्ट्रांगली फिक्स करने की कोशिश करते हैं। द नेचुरल स्टेटस ऑफ फ्रेंच विल रिमेन अनचेंज, लेकिन फ्रेंच का जो नेचुरल स्टेटस है वो हमेशा अनचेंज्ड रहेगा, मीन्स वो नहीं बदलेगा। मीन्स फ्रेंच लोगों का जो बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो कभी नहीं बदलेगा। फ्लोस इन द एयर, फ्रेंच लैंग्वेज फ्रांस की हवाओं में बहती है। एंड द एंटायर प्लेस इज इम्ब्यूड विद इट्स इफेक्ट। इम्ब्यूड मीन्स भरी हुई होना।
और फ्रांस की हर एक जगह इसके इफ़ेक्ट से, मीन्स फ्रेंच लैंग्वेज से भरी हुई है, ठीक है, उसके इफ़ेक्ट से भरी हुई है। इवन दो दे ट्रेन स्टूडेंट इन जर्मन, भले ही वे स्टूडेंट्स को जर्मन में ट्रेन करें, मीन्स उनको जर्मन लैंग्वेज सिखाएं, द बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन वुड रिमेन अनचेंज्ड, लेकिन जो उनका बात करने का मोड है, कम्युनिकेशन का मोड है, वो उसको चेंज नहीं कर सकते, वो हमेशा ही अनचेंज्ड रहेगा। लाइक द कूइंग ऑफ द पिजन, जैसे कि पिजन का कू साउंड, जैसे कि पिजन का कू साउंड चेंज नहीं कर सकते, वैसे ही फ्रेंच लोगों का कम्युनिकेशन का मोड चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन अ स्टेट। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या होता है? किसी स्टेट में किसी एक लैंग्वेज को बोलने वालों की संख्या बहुत कम है, ठीक है, तो उसको हम कैटेगरी देते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की, ठीक है। तो किसी स्टेट में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के साथ क्या होता है, ठीक है, हाउ डू यू थिंक दे कैन कीप देयर लैंग्वेज अलाइव, और अपनी लैंग्वेज को जिंदा कैसे रख सकते हैं वो लोग, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बेंगलोर में पंजाबीज, मुंबई में तमिलियंस, दिल्ली में कन्नड़गीज और कोलकाता में गुजरातीज, ठीक है, तो ये लोग अपनी लैंग्वेज को किस तरीके से जिंदा रख सकते हैं, ठीक है, तो आइए आंसर देखते हैं। A linguistic minority in a state does not have as much liberty to exercise linguistic skills as the native of the state. तो सबसे पहले देखते हैं as the native of the state का क्या मतलब है। मीन्स अगर कोई किसी स्टेट में जन्म लेता है तो मीन्स वो वहाँ का नेटिव हो गया, मीन्स वहाँ का रहने वाला हो गया, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? नेटिव, मीन्स मूल निवासी। तो अगर कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है तो स्टेट के नेटिव होने के रूप में उन्हें स्टेट में डज नॉट हैव एज मच लिबर्टी, इतनी आज़ादी नहीं होती, टू एक्सरसाइज लिंग्विस्टिक स्किल्स, कि वो अपनी लैंग्वेज स्किल्स को यूज़ कर सकें, ठीक है, जो उनकी लैंग्वेज है वो उसको बोल सकें सबके साथ, ठीक है, तो इतनी आज़ादी उनको नहीं होती। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्टेट के नेटिव होने के रूप में स्टेट में उन्हें इतनी आज़ादी नहीं होती कि वो अपनी लिंग्विस्टिक स्किल्स को यूज़ कर सकें, ठीक है। इनिशियली ट्राई टू लर्न द जार्गन्स इन ऑर्डर टू कोप विद द डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़। जार्गन्स मीन्स शब्द चाल। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं जहाँ कोई और लैंग्वेज ही मेजॉरिटी में है, ठीक है, और आपको वो लैंग्वेज नहीं आती, और वहाँ पर काम करने वाले सभी लोगों को वही लैंग्वेज आती है जो लैंग्वेज मेजॉरिटी में है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने वर्क में लैंग्वेज को ऑब्स्टिकल बनने देंगे? नहीं ना। आप क्या करेंगे? आप उनके वर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और वो वर्ड्स जो कि आपको बहुत टफ लगते हैं समझने में क्योंकि वो आपको लैंग्वेज आती ही नहीं है, ठीक है, आप उनकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी स्टार्टिंग में, ठीक है, कोशिश करते हैं जार्गन्स को समझने की, जार्गन्स को सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिससे कि वो अपनी डे टू डे की लाइफ एक्टिविटीज़ से सामना कर पाएँ, ठीक है, एंड फाइनली बिगिन टू अंडरस्टैंड द नेटिव लैंग्वेज विथ रेगुलर इंटरेक्शन, और फिर फाइनली रेगुलर इंटरेक्शन करते करते वो नेटिव लैंग्वेज को समझना शुरू कर देते हैं, मीन्स वहाँ की जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज मेजॉरिटी में है, उसको समझना शुरू कर देते हैं इंट्रैक्शन से, बातचीत करने से। एट द वर्क प्लेस एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश और द लिंक लैंग्वेज हेल्प्स अ लॉट टू कोप विद द वर्क एंड लर्निंग प्रोसेस। किसी वर्क प्लेस पर या फिर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इंग्लिश लैंग्वेज या फिर कोई लिंक लैंग्वेज जो वहाँ पर सब समझ सकते हों, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज या फिर कोई लिंक लैंग्वेज हेल्प करती है टू कोप अप विद द वर्क एंड लर्निंग प्रोसेस, वहाँ काम करने में या फिर किसी सीखने के प्रोसेस में अगर आप हैं तो उस चीज़ का सामना करने के लिए इंग्लिश या फिर कोई लिंक लैंग्वेज आपकी हेल्प करती है, ठीक है। दोबारा देखते हैं, वर्क प्लेस पर या फिर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इंग्लिश लैंग्वेज या फिर कोई लिंक लैंग्वेज जो कि सब समझ सकते हैं आपके वर्क में और
आपके लर्निंग के प्रोसेस में सामना करने के लिए या आपको लर्निंग के प्रोसेस को सीखने के लिए लिंक लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज आपकी मदद करती है, ठीक है। बट वैन इट कम्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, लेकिन जब सोसाइटी के नॉर्म्स को समझने की बात आती है, बेसिक नॉर्म मीन्स सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन, जब उनको समझने की बात आती है, इन ऑर्डर टू सोशलाइज वन डज फेस सॉर्ट ऑफ लिंग्विस्टिक बैरियर ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। और जब बात आती है सोशलाइजेशन की, मीन्स अगर आपको किसी से इंटरेक्ट करना है और वहाँ पर लैंग्वेज कोई और है, वहाँ पे लैंग्वेज मेजॉरिटी किसी और लैंग्वेज की है, तो सोशलाइजेशन कैसे करेंगे आप, इंटरेक्शन कैसे करेंगे जब आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कम्युनिकेशन करना, तो एक लिंग्विस्टिक बैरियर आ जाता है, मीन्स एक ऑब्स्टिकल आ जाता है लैंग्वेज का, ठीक है। लैंग्वेज आपके लिए एक बैरियर का काम करती है, तब रुकावट का काम करती है कि आप किस तरीके से उनसे इंटरेक्शन करेंगे। जब बात आती है सोसाइटी के नॉर्म्स को समझने की, रूल्स एंड रेगुलेशन को समझने की, या फिर सोशलाइजेशन की, जहाँ पर किसी से आपको इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी फेस करती है एक लिंग्विस्टिक बैरियर, मीन्स लैंग्वेज को एक रुकावट के रूप में फेस करती है, ठीक है। वहाँ लैंग्वेज एक रुकावट बन जाती है, इंट्रैक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लैंग्वेज ही नहीं जानेंगे तो हम इंट्रैक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कैसे अपनी लैंग्वेज को ज़िंदा रख सकते हैं। टू कीप देयर लैंग्वेज अलाइव, अपनी लैंग्वेज को ज़िंदा रखने के लिए द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कैन फॉर्म स्मॉल कम्युनिटीज़, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ अपनी छोटी सी कम्युनिटी बना सकते हैं, वेयर दे कैन सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल एज पर देयर ट्रेडिशन, जहाँ पर वो अपने ट्रेडिशन की अकॉर्डिंग, अपने ट्रेडिशन के अनुसार फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं। मोरोवर दे कैन कंटिन्यू टू स्पीक देयर नेटिव लैंग्वेज एट देयर होम इन ऑर्डर टू मेक देयर चिल्ड्रन लर्न द लैंग्वेज, और इसके अलावा अपने बच्चों को लैंग्वेज सिखाने के लिए वो अपने घरों में अपनी लैंग्वेज को बोलना जारी रख सकते हैं, ठीक है। अपने बच्चों को लैंग्वेज सिखाने के लिए अपने घरों में अपनी लैंग्वेज को बोलना जारी रख सकते हैं। People must even try to visit their native places at regular intervals in order to stay close to their roots. यहाँ तक कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लोगों को अपनी जड़ों से जुड़ा रहने के लिए, मीन्स जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ से जुड़े रहने के लिए, एट रेगुलर इंटरवल्स, थोड़े थोड़े समय बाद, नेटिव प्लेसेस में विज़िट करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने नेटिव प्लेसेस में मीन्स जहाँ उनकी कम्युनिटी है, जहाँ उनके लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, उन प्लेसेस में विज़िट करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, जिससे वो अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपनी लैंग्वेज को ज़िंदा रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार? क्या किसी की भाषा में प्राइड फील करना या गर्व महसूस करना बहुत दूर तक पॉसिबल है? और डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक शोविनिज्म मीन्स? क्या आप जानते हैं लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का क्या मतलब है? लिंग्विस्टिक शोविनिज्म मीन्स an aggressive and unreasonable belief that your own language is better than all others. मीन्स एक ऐसा परसेप्शन बना लेना माइंड में कि आपकी लैंग्वेज दूसरे की लैंग्वेज से ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, ठीक है। अब आंसर देखते हैं। येस, इट इज़ पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार। हाँ, किसी की लैंग्वेज में प्राइड फील करना बहुत दूर तक पॉसिबल है, इफ़ वन इज़ फॉन्ड ऑफ वंस ओन लैंग्वेज एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। अगर कोई दूसरों की कीमत पर अपनी लैंग्वेज से प्यार करता है, मीन्स दूसरों की लैंग्वेज की बेपरवाही ना करते हुए अपनी लैंग्वेज से प्यार करता है, तो हाँ, किसी की लैंग्वेज में प्राइड फील किया जा सकता है। Indifference towards other languages is not healthy for any democracy like India. Indifferences means बेपरवाही। दूसरी लैंग्वेजेस के प्रति बेपरवाही करना ये अच्छी बात नहीं है किसी भी इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, ठीक है। इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के लिए किसी दूसरे लैंग्वेजेस को इंडिफरेंस करना या उसकी बेपरवाही करना अच्छी बात नहीं है।
When the sense of belonging to one's own language crosses the thin line between pride and proud, it becomes linguistic chauvinism. प्राइड क्या होता है? जब हम अपनी मेहनत के साथ कुछ अचीव कर लेते हैं तो उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है वो होता है प्राइड. और प्राउड होता है प्राइड वाली फीलिंग. तो प्राउड एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जा सकता है एंड प्राइड एज अ नाउन और अ वर्ब यूज़ किया जा सकता है. ठीक है. सो किसी की अपनी लैंग्वेज जब उससे रिलेटेड जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, किसी की अपनी लैंग्वेज से रिलेटेड जो इमोशंस होते हैं वो जब प्राइड और प्राउड के बीच की जो पतली सी डिफरेंस वाली लाइन होती है उसको क्रॉस कर जाते हैं तो इट बिकम्स लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म. तो ये लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म हो जाता है. मीन्स जब हम एक ऐसा परसेप्शन बना लेते हैं कि किसी और की लैंग्वेज से ज़्यादा हमारी लैंग्वेज अच्छी है. ठीक है, हम अपनी लैंग्वेज पर घमंड करने लग जाते हैं और दूसरों की लैंग्वेज की बेपरवाही करते हैं. तो ये होता है लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म. ठीक है. इफ़ पीपल फील गुड अबाउट देयर लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस, अगर लोग अपनी लैंग्वेजेस अपने ट्रेडिशंस के बारे में अच्छा फील करते हैं, दे मस्ट हैव टॉलरेंस फॉर अदर लैंग्वेजेस टू. तो उनके अंदर दूसरे लैंग्वेजेस और दूसरे ट्रेडिशंस के लिए भी उतनी ही सहनशीलता होनी चाहिए. मीन्स अगर लोग अपनी लैंग्वेजेस अपने ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट देते हैं तो उनको दूसरे लैंग्वेजेस और दूसरे ट्रेडिशन को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए. Everybody has the right to follow the religion as well as speak the language as per his or her desire. हर किसी को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी लैंग्वेज में बात करने का, साथ ही साथ किसी भी रिलीजन को फॉलो करने का राइट है. मीन्स हर कोई फ्री है अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी लैंग्वेज में बात करने के लिए और साथ ही साथ किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए. In fact, it is disparaging to distort the names of communities. Disparaging means insult करना. Distort means किसी भी चीज़ को बिगाड़ देना. ठीक है, उसको तोड़ना मरोड़ना, पूरी तरह से बिगाड़ देना. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, बॉन्ग्स फॉर बंगालीज, गुज्जू फॉर गुजरातीज एट्सेट्रा. वास्तव में किसी भी कम्युनिटी के नाम को डिस्टॉर्ट कर देना, उसको बिगाड़ देना, ये उस कम्युनिटी की इंसल्ट करने के जैसा है. जैसे कि बंगालीज़ के लिए बॉन्ग्स, गुजरातीज़ के लिए गुज्जू, ये सब उन कम्युनिटीज़ के लिए इंसल्टिंग है. सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है. स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर लास्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर. इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस चैप्टर, you can call me or text me. Till then, stay safe, keep learning.